ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेज प्रोसीजर के बारे में, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड्स, ठीक, और क्या कंसिडरेशन होता है व्हाइल परचेजिंग, ये सब हमने देखा था. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेलिंग प्रोसीजर. अगर आप लोग इसको लॉजिकली देखें तो जो 9th क्लास में उसमें आपने बिजनेस पढ़ा था, ट्रेड पढ़ा था, कॉमर्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ट्रेड पढ़े थे, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड. अब जो है आप बिजनेस का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डूइंग अ बिजनेस, सेल्स, परचेज, पेमेंट प्रोसीजर्स. और अब इसके बाद जो है आप लोग रिटेल और होलसेल ट्रेड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अ बिजनेस एंड हाउ डज अ बिजनेस वर्क एक्सेट्रा. और आगे चल करके आप लोगों को बिजनेस करने के लिए जो अलग अलग रिसोर्सेस की जरूरत होती है, मैन, मशीन, मटेरियल, इन सब चीजों को भी आपको समझाया जाएगा. तो बहुत आसानी से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. सो दैट्स व्हाई यू नो I was trying to connect the dots that what you have been taught so far and what you are learning now. तो अब क्या आपको समझ में आ रहा है उसके बारे में मैंने आपको एक छोटी सी जर्नी बताई. तो सेलिंग प्रोसीजर जो है, इसका मीनिंग, जो सेलिंग प्रोसीजर बताने के लिए यहाँ पर जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज सेलर जो बेच रहा है वो किन पॉइंट्स से होकर के गुजरता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. अगर आप बायर हैं तो भी आपको पता होना जरूरी है. इफ यू आर into a business, you are the seller, then also you have to know what is selling. The first point जहां पर सेल्स ब्रेक होती है या सेल्स जहां पर दिखाई देती है कि यहां पर सेल हो सकती है, वो होता है इंक्वायरी फ्रॉम एन इंटेंडिंग बायर. इंक्वायरी फ्रॉम एन इंटेंडिंग बायर, वो बायर जो आपसे सामान खरीदने की इच्छा रखता है, वो एक इंक्वायरी करेगा, आपको टेलीफोन करेगा, आपको ईमेल करेगा और आपसे बोलेगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि आप बेचते हैं और मुझे इसकी कुछ क्वांटिटी खरीदनी है. कैन यू सेंड मी अ कैटलॉग, कैन यू सेंड मी अ रिपोर्ट, कैन यू सेंड मी अ प्राइस लिस्ट. इस तरीके की चीज आप मुझे भेजिए. प्राइस लिस्ट का मतलब ये कि इस टाइप का प्रोडक्ट इस साइज में, इस शेप में, इस कलर में इतने रुपए का मिलता है. अगर आप 100 खरीदेंगे तो इतने मिलेंगे, 200 खरीदेंगे तो इतने रुपए का मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दोज आर मेंशन्ड इन द प्राइस लिस्ट. क्या वो जगह है जहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है बायर को? आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप पब्लिसिटी करते हैं, आप सेल्स प्रमोशन करते हैं, आप बिलबोर्ड्स लगाते हैं मार्केट्स के अंदर, टीवी के अंदर एड्स डालते हैं, रेडियो के अंदर एड्स डालते हैं. उनमें से कहीं एक जगह से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है. दूसरा जो सबसे कॉमन मीडिया है इंफॉर्मेशन लेने का, वो है किसी और ने आपसे सामान खरीदा और उसने आपका नाम रेकमेंड किया. ये पता नहीं चलता है, बट इफ यू आर अ गुड सेलर, इफ यू sell good quality products, you have a decent image in the market, आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो आपका नाम कई लोग दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं कि इनसे ले लीजिए, ये बहुत अच्छा सामान बेचते हैं. एंड बिजनेस में जो गुडविल होती है, वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये मैं कई बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि वर्ड ऑफ माउथ जो मतलब आप किसी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और आज की डेट में तो it is of paramount importance, it is of foremost importance. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर एलिमेंट आता है, अगर आपने कभी कोई एक भी प्रोडक्ट गलत बेच दिया, खराब बेच दिया, या आपके किसी एक बायर के साथ रिलेशन खराब हो गए, तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है आपकी इमेज को और बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म होता है. बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये है कि जो नेगेटिविटी है उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है. मल्टीप्लायर इंपैक्ट का मतलब ये होता है कि 4 into 4 16, 16 into 16 256, 256 into 256 एंड सो ऑन. इतनी तेजी से नेगेटिविटी बढ़ती है. पॉजिटिविटी, आपका बहुत अच्छा रिलेशन सबके साथ, आपका बहुत अच्छा सेलर होना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, हैविंग अ डिसेंट इमेज, एथिकल बिजनेस, इसका जो इंपैक्ट होता है ये एडिटिव इंपैक्ट होता है. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करते करते आप 16 पे पहुंचेंगे और वहां 3 स्टेप में आप 16 से 256 पे पहुंचेंगे. तो ये एक बहुत बैड टेस्ट होता है. अगर आप कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो कोई नहीं भी पूछेगा तो भी आप जाकर के उसे बता देंगे कि ये चीज मत करिए, ये बहुत खराब है, ये आदमी बहुत खराब है. और बहुत तेजी से लोग ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं बिना टेस्ट किए. इसको कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट. परसेप्शन
जो है वो ये है कि किसी से सुन लिया, किसी से जान लिया और अपने दिमाग में एक इमेज बना लिया कि ये बहुत खराब सेलर है, इससे सामान नहीं खरीदना। आपने कभी खरीदा नहीं, लेकिन आपकी इमेज, आपके दिमाग में इमेज, और आप भी दूसरों को बता रहे हैं कि नहीं नहीं मत खरीदिए, बेकार आदमी, आपने खरीदा ही नहीं, यू डोंट नो दैट सेलर। तो इसलिए जो है इंटेंडिंग बायर आपकी इंफॉर्मेशन केवल एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी या प्राइस लिस्ट या कैटलॉग से नहीं लेगा, लोगों से भी पूछ सकता है वो जाकर के कि भाई आप खरीदते हैं सामान ठीक आपकी, एंड दैट इज वेयर योर इमेज इन द मार्केट इज ईदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। प्रोवाइडिंग कोटेशन टू द इंटेंडिंग बायर्स, अब जब आपके पास इंक्वायरी आ गई तो आप उसको कोटेशन भेजेंगे, जो जानकारी उसने आपसे मांगी उस जानकारी का तो रिस्पॉन्स आप उसको देंगे। उसने कहा मुझे प्राइस पर यूनिट बताइए, मुझे 100 खरीदनी है उसका बताइए, कलर बताइए, ब्रांड बताइए, शेप बताइए, जो भी साइज बताइए, जो भी उसने बोला वो सारी इंफॉर्मेशन आप उसे देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो आप जो और प्रोडक्ट्स बेचते हैं या कुछ और उसके साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बगैर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो भी आप उसके साथ लगा दीजिए। जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, उसने मान लीजिए पेमेंट के बारे में नहीं पूछा, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं, आपने उसको पेमेंट का भी कंडीशंस भेज दिया कि हम कैश भी लेते हैं, हम क्रेडिट आपको 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का दे सकते हैं, राइट। इस तरीके की चीजें आपने उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर, तो प्रोवाइडिंग कोटेशन हो गया। Receipt of order from the buyer. If the buyer has seen everything, he is satisfied with your quotation, he will respond back to you saying मुझे इसकी 100, 200, 500 यूनिट चाहिए, प्लीज आप ऑर्डर कर दीजिए, इस तारीख तक मुझे सामान दे दीजिए, एंड दिस इज द वे आई एम सपोज्ड टू रिसीव द ऑर्डर। आप ट्रक में भेजिएगा या आप ट्रैक्टर में भेजिएगा या आप इस तरह से पैक करके भेजिएगा। तो जो रिसीट ऑफ ऑर्डर आपके पास आया उसको बहुत ध्यान से आपको उसी तरीके से पैक करके उसी उतनी क्वांटिटी में इंश्योर करना, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर उसको कहते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जिस तरह से सामान मांगा है उस तरह से आप उसको दें। अगर आपको लगता है कि आप उस तरीके से उसको वो सामान नहीं दे पाएंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर, तो आप उसको रिग्रेट लेटर लिखिए, आप उसको इन्फॉर्म करिए इमीडिएटली कि इस तरह से हम ये सामान नहीं देते, हम दूसरे प्रोसीजर को यूज करके सामान देते हैं, या हम पैकिंग नहीं करते हैं, हम लूज मटेरियल देते हैं, पैकिंग आपको खुद करनी होगी, या फॉर एग्जांपल हम ट्रक का पेमेंट नहीं करेंगे, आपको पेमेंट करना होगा ट्रक का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मंजूर नहीं है तो आप उसको इमीडिएटली बताएंगे। अपनी मर्जी से आप अगर उसको सामान भेजेंगे तो वो वापस कर देगा आपका सामान। तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर हैज टू बी एग्जैक्टली इन द सेम वे इट हैज बीन रिक्वेस्टेड इन द ऑर्डर। अब आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ऑर्डर पूरा तैयार कर दिया, पैक कर दिया, डेट ऑफ डिलीवरी के लिए ट्रक बुला लिया, उसके बाद आप उसका इनवॉइस बनाएंगे, उसका इनवॉइस बनाएंगे कि इतना सामान इस तारीख को हम यहाँ भेज रहे हैं, इसकी पर यूनिट कॉस्ट ये है, आपने 100 मांगे थे, एज पर ऑर्डर इतने रुपए हमने आपको भेजा था, उसका हमने आपको यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है, टैक्स इतना है, टोटल अमाउंट इतना है, ट्रक के चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने हैं, और जो लोडर हैं जो उठा करके जाएंगे उनको 100, 200, 500 रुपए जो आप देना चाहते हैं वो दीजिए। और उसको इनवॉइस को 3 या 4 कॉपीज, डिपेंड करती हैं कि किस सिचुएशन में है, 4 कॉपीज करीब बनाई जाती है इनवॉइस की। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। पहली कॉपी जो मेन ओरिजिनल कॉपी है वो जो बायर है उसको जाएगी क्योंकि वो पेमेंट करेगा। दूसरी कॉपी जो ट्रक का ड्राइवर है वो लेकर के चलेगा, क्योंकि रास्ते में अगर कहीं रोका जाता है कि ये सामान क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो बिल एविडेंस है कि ये सामान बिका है, इस पे टैक्स पे है, इसको जो है इस आदमी ने इस आदमी को ये सामान देना है, एक एविडेंस होता है। और उसको अगर पुलिस वगैरह या कस्टम्स या कोई भी आदमी चेक करता है तो उसको वही सामान उसके अंदर मिलता है, ये प्रूफ होता है कि दैट द मटेरियल इज बीइंग सोल्ड एंड इट इज लीगल। इनवॉइस होना किसी भी सामान के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कॉपी जो है वो आपके स्टोर में जाती है, क्यों? क्योंकि बिना उस इनवॉइस की कॉपी के स्टोर कीपर या स्टोर मैनेजर आपको सामान ट्रक में चढ़ाने नहीं देगा। कितना सामान ट्रक में जाना है ये वो इनवॉइस डिसाइड करेगा, और उस इनवॉइस के बेस पे वो जो स्टोर कीपर है या स्टोर मैनेजर है वो गेट पास बनाता है। गेट पास का मतलब ये होता है कि सामान जहां से बाहर जाएगा कंपनी के अंदर, वहां गेट पर खड़ा हुआ जो गार्ड है वो ये इंश्योर करेगा कि अच्छा ये सामान इतनी क्वांटिटी में यहां से जा रहा है, और उसको अपने पास को रखेगा और उसकी एंट्री अपने रजिस्टर में करेगा।
कितना सामान डेली अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है, इसका रिकॉर्ड गेट पर रखा जाता है। ठीक, तो इनवॉइसिंग ये है। चौथी कॉपी, कंपनी जो आदमी सेल्स डिपार्टमेंट में बैठा है, सेल्स मैनेजर, अपने रिकॉर्ड्स में फाइल करेगा फोर्थ कॉपी। तो जनरली 3 या 4 कॉपीज बनती हैं डिपेंडिंग ऑन दी वे यू आर डिलीवरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग के बाद आप कस्टमर का एक अकाउंट अपने पास खोलेंगे। कस्टमर का अकाउंट खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बैंक हैं, आप कस्टमर का अकाउंट खोल रहे हैं, नहीं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने कस्टमर्स ने आपके साथ पीछे डील किया है या आपसे कर रहे हैं, उनका एक पूरा रिकॉर्ड होता है। उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनका बैंक अकाउंट नंबर। आज की डेट में बैंक अकाउंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वॉलेट है तो वॉलेट, टर्म्स एंड कंडीशंस उस कंपनी की क्या है, वो सब की सब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा होती है। और उसका पर्पस ये होता है कि जब वो पेमेंट करेगा तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा कि ये पेमेंट इस अकाउंट के लिए आया है, राइट। उसमें वो सारी डिटेल्स वो कैप्चर करके रखता है। अगर पहले से कस्टमर का अकाउंट है, गुड, उसको अपडेट करेगा वो, उसमें उसका बिल लगाएगा। मैंने बोला था एक बिल सेल्स मैनेजर अपने पास रखता है, वो इनवॉइस सेल्स मैनेजर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा करता है कि इतना सामान हमने आज बेच दिया है और अब जो है इसमें से इसका इतना पेमेंट हमारे पास आएगा। अब डिस्पैच ऑफ गुड्स हो गया आपका। जब सारी चीजें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कंप्लीट हो गई, गेट पास आपने बना दिया, इनवॉइस आपने ट्रक ड्राइवर को एक दे दिया, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिया, एक स्टोर कीपर को दे दिया, और ट्रक वाले को ही आप ओरिजिनल कॉपी भी देंगे, क्योंकि वो ट्रक वाला सामान छोड़ते वक्त वो ओरिजिनल कॉपी जो बायर है उसको देकर के आएगा, उसके गेट पर उसके गेटमैन को देगा या उसके स्टोर मैनेजर को देगा। ठीक, अब यहां से डिस्पैच ऑफ गुड्स हो गया, यहां से सामान चला गया। उसके बाद वो बायर के पास पहुंचेगा। बायर सबसे पहले उसके ट्रांसपोर्ट रिसीट या रेलवे रिसीट, जिस भी तरीके से वो ट्रक से आया है, वो ट्रेन से आया है, वो बाई एयर आया है, उसकी डिलीवरी चेक करेगा। अपनी तरफ से वो बिल दिखाएगा जिसकी कॉपी उसके पास पहले से होगी ऑर्डर की, कि भाई ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया था। सामान छुड़वाना पड़ता है रेलवे वगैरह में या एयरप्लेन से, जब सामान आता है तो आपको जाकर के छुड़वाना पड़ता है। आप वहां जाएंगे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाएंगे, वहां पर जो कार्गो सेक्शन होता है वहां पर जाकर के आप एक बिल्टी बोलते हैं उसको, वो बिल्टी अगर बाई एयर या बाई रेल जाती है तो अलग से बना करके भेजी जाती है किसको, बायर को। वो बायर उस बिल्टी को दिखा करके उस सामान को अपने पास अपनी पोजीशन में लेता है। विदाउट बिल्टी रेलवे या एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको सामान नहीं देगी। ठीक, अच्छा, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स बायर ये भी इंश्योर करता है कि सारा सामान एज पर ऑर्डर है। ऑर्डर की भी वो एक कॉपी लेकर के जाता है, और अगर उसमें से कुछ खराब है, सॉइल्ड है, लीकिंग है, या 100 की बजाय 105 आ गए, 100 की बजाय 95 आ गए, ये सारी चीजें एक जगह पर नोट करके इमीडिएटली इन्फॉर्म करता है सेलर को कि ये चीजें गलत है, इसका कॉम्पनसेशन मुझे दिया। या तो 5 कम आए हैं तो मुझे 5 और दे दिए जाए, ज्यादा आ गए हैं तो मैं कुछ 1-2 दिन में आपको ये सामान जो है पैक करके वापस लौटा रहा हूं, बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई ट्रक, राइट। इस तरीके से डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो चेक की जाती है। Once the delivery of goods is satisfactorily closed, दोनों पक्षों की संतुष्टि हो गई, बायर और सेलर की, तब जो है सेलर के पास पेमेंट आ जाती है। वो पेमेंट जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको कंफर्म करता है कि ये मेरे पास इसकी रेमिटेंस आ गई है, और वो बता, उसमें चेक क्या करना चाहिए, किस तारीख को आपने सामान बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, उसका क्या टोटल अमाउंट था, पेमेंट किस तारीख को आई, और अगर कोई बैलेंस बचा है तो क्या है। बैलेंस बायर के ऊपर है कि बैलेंस सेलर के ऊपर है। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ सामान गलत या खराब बेच दिया हो, जिसको उसने वापस कर दिया, तो वो रिटर्न करने वाला अमाउंट जो है वो आपको वापस करना हो, तो वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आप एडजस्ट करें या इसी ट्रांजैक्शन में एडजस्ट करें, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप। ठीक है। अब आता है कि कई बार बैलेंसेस, जैसे मैंने अभी भी बताया कि बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब मैं सेलर हूं, मैंने देखा कि मैंने 10,000 रुपए का सामान बेचा था, मेरे पास 9,500 रुपए ही आए, और बाद में पता चला कि कुछ कंफ्यूजन हो गया तो उसने 9,500 का पेमेंट किया, तो मैं 500 रुपीज का एक क्रेडिट नोट, सॉरी एक डेबिट नोट बना दूंगा, और डेबिट नोट बना करके लिख दूंगा, क्योंकि मेरी बुक्स में डेटर बन गया 500 रुपए से,
तो मैं एक डेबिट नोट बना दूंगा और डेबिट नोट बना के उसे रेज कर दूंगा कि ये डेबिट नोट मैंने आपके नाम का बना दिया है, फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन होगा तब मैं ये डेबिट नोट कैंसिल कर दूंगा, वो 500 रुपए उस ट्रांजैक्शन में जोड़ दूंगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप सेलर हैं और आपको पता चला कि उसने 10,000 की बजाय 10,500 का पेमेंट कर दिया, 500 रुपए उसने मुझे ज्यादा दे दिए, तो मैं उसके नाम पर उस मनी को क्रेडिट करके एक क्रेडिट नोट बना दूंगा एज अ क्रेडिटर, उसको दिखा दूंगा कि आपके 500 रुपए एडवांस है मेरे पास, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल पे मैं आपको एक क्रेडिट नोट दिखा दूंगा, आप 500 रुपए कम पेमेंट कर दें, आई हैव योर 500 रुपीज विद मी। तो ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है, इसकी डिटेल में हम जानकारी अगले सेमेस्टर में ये काफी डिटेल में आपको मिलेगा, सो वी विल स्टडी क्रेडिट नोट एंड एनी क्वेश्चंस ऑन द सेल्स प्रोसीजर। कोई सवाल किसी को जो सेल्स प्रोसीजर पे पूछना है तो प्लीज पूछिए। ओके, आई विल टेक दिस एज नो, कोई क्वेश्चंस नहीं है, अच्छी बात है। प्लीज इसको घर पर जाकर के अच्छे से रिवाइज करके पढ़िए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, देन वी कैन गो टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आपने जो है बाइंग, सेलिंग और बहुत सारी और चीजें आपने पढ़ी। अब जो है आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे ये बाइंग और सेलिंग इनेबल होती है मार्केट के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है और वो आपके घर तक सामान पहुंच जाता है, चाहे ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू पहुंचता हो, चाहे फिजिकल बिजनेसेस के थ्रू पहुंचता हो। ये कैसे आप तक पहुंचता है, इसको आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण करने के अलग अलग माध्यम, अलग अलग तरीके, अलग अलग चैनल्स क्या हैं, ये हमको जो है देखना होगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आप लोगों से आपके स्क्रीन पर मैं एक छोटा सा डायग्राम भी शेयर कर रहा हूं, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज करते हैं जो आपके घर के आसपास बनते नहीं। एग्जांपल के लिए एप्पल्स और खुमानी, ये दो फ्रूट्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में केवल ठंडी जगहों पर उगते हैं, और वो जगह हैं जम्मू कश्मीर, शिमला, मनाली, लेह, लद्दाख, ऐसी जगहों पर एप्पल्स या खुमानी या और जो दूसरे तरीके की चीजें हैं, रॉ बादाम जो है कुछ जो ऊपर की तरफ उगता है। तो ये कैसे आप तक पहुंच जाते हैं, दिस इज व्हाट इज फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस टिल यू, जो बीच में लोग खड़े हैं, इनको आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो बहुत नॉर्मल दुनिया में दो अलग अलग तरीके के चैनल्स होते हैं, वो कहलाते हैं, एक होलसेलर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दूसरा रिटेलर। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि होलसेलर का काम प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदना होता है, लार्ज क्वांटिटी में, और उसको छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेच देता है। एक एक होलसेलर के अंडर में एक क्लस्टर ऑफ रिटेलर्स, बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं और वो उससे अपना सामान खरीद के लेते हैं। रिटेलर्स इसके उल्टा, होलसेलर के उल्टा, छोटी क्वांटिटी में बार बार सामान खरीदते हैं और वो अपनी एक लोकेलिटी तक लिमिटेड होते हैं। होलसेलर्स अपनी लोकेलिटी तक हो सकता है लिमिटेड ना हो, होलसेलर्स साइज में, ऑपरेशंस में बड़े हो सकते हैं, लेकिन रिटेलर जो हैं वो अपनी लोकेलिटी में काफी पॉपुलर होते हैं, कम क्वांटिटी में बार बार सामान खरीदते हैं और अपनी लोकेलिटी के कंज्यूमर्स तक उस सामान को पहुंचाते हैं। तो जो शिमला के अंदर बागान में उगने वाला सेब है, वो वाया होलसेलर्स, जैसे मंडी होती है, आप मंडी में जाइए, वहां लार्ज क्वांटिटी में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे। आप वहां पर जाएंगे तो आपको, आप बोलेंगे कि मुझे 2 किलो दे दीजिए, 3 किलो दे दीजिए, तो मंडी में नहीं मिल पाएगा। वहां पर आपको 50 किलो, 60 किलो, 30 किलो, इतनी बड़ी क्वांटिटी में वहां पर बोरों में पैक्ड होता है सामान, वो आपको मिल जाता है। इस तरीके से सामान ला करके उसको ठेलों पे, दुकानों में लगा करके उसको बांटते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने घर के पास मदर डेयरी और सफल जैसे आउटलेट्स देखते हैं, तो वहां पर भी सब्जियां, दूध और दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, पनीर वगैरह बिकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो वो बड़ी क्वांटिटी में सामान नहीं लाते। एक ट्रक चलता है मदर डेयरी का, जो कम से कम 20-25 आउटलेट्स पर दूध पहुंचाता है।
एक आउटलेट पे 100, 150 या 200 लीटर दूध की जरूरत है, उतना ही देगा पैकेट्स। तो ये नोट करने वाली बात है कि होलसेलर जो है वो ज्यादा बड़ी तादाद में आपको सामान खरीदते हैं और उनका कंज्यूमर्स से डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि रिटेलर्स प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, कुछ जगहों पे, सारी जगहों पर नहीं। उसके एग्जांपल्स हम अब धीरे धीरे करके आगे भी देखेंगे, बट ये जो है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर्स एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, जिसके अंदर हमको होलसेलर भी दिखाई दे रहा है, रिटेलर भी दिखाई दे रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो कि व्हाट इज अ रिटेलर, व्हाट इज अ होलसेलर, तो प्लीज बताइए। any question? नहीं। चलिए, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कितने तरीके के चैनल्स हो सकते हैं? तो पहला चैनल जो है जिसको डायरेक्ट चैनल बोला जाता है, इन विच द प्रोड्यूसर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर। द प्रोड्यूसर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर एंड ही प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। और इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत तो स्पेसिफिक हैं। मैन्युफैक्चरर अपने ही आउटलेट्स खोलता है आपकी लोकेलिटी, रिटेल आउटलेट्स आपकी लोकेलिटी में खोलता है और आप उससे जाकर के सामान ले सकते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के खुद के आउटलेट्स हैं। पेट्रोल पंप इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल। पेट्रोल पंप में आप जाइए, कई पेट्रोल पंप्स जो है वो भारत पेट्रोलियम के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के या इंडियन ऑयल के कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स होते हैं। कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड पेट्रोल पंप लिखा होता है। तो वो जो है पेट्रोल पंप्स, वो वहां पर सीधे रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल आता है, लोड होता है वहां पर उनके ग्राउंड में और ग्राउंड टैंक से आपको सप्लाई। तो ये एक तरीके से सीधे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर बुक के अंदर एग्जांपल देखेंगे तो बाटा और लिबर्टी के कई शोरूम्स जो हैं वो कंपनी ऑपरेटेड है। नॉर्मली आप किसी जूते की दुकान में जाएंगे तो आपको बाटा का भी जूता मिल जाएगा, लिबर्टी का भी मिल जाएगा, व्हाट नॉट, हर ब्रांड और नॉन ब्रांडेड सब तरीके के चप्पल जूते, वो दुकान की बात नहीं कर रहा हूं। बाटा की अलग फ्लैगशिप स्टोर है, लिबर्टी के अलग फ्लैगशिप स्टोर्स हैं, जिसमें आपको जो है इस तरीके की सुविधा उपलब्ध है कि वहां से सीधे मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको सामान वहां पहुंचा। ये डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरीके के कुछ और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं, जैसे बैंक्स और टेलीफोन कंपनीज। बैंक्स और टेलीफोन कंपनीज में जो है, आप बैंक और टेलीफोन कंपनी में आपके और बैंक के बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं बैठा हुआ है। आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसके बैंक से, देयर इज नोबडी एल्स इन बिटवीन। कोई एजेंसी, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर नहीं बैठता आपके बीच में। आपको लोन चाहिए, आप सीधे बैंक जाते हैं, बोलते हैं मुझे लोन चाहिए, प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, लोन मिल जाता है। आपको फिक्स डिपॉजिट खोलना है, आप सीधे बैंक चले जाते हैं, अकाउंट खोलना है, बैंक चले जाते हैं। आपको अपनी डिटेल्स चेंज करानी है, आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करना है, आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। यू ऑपरेट योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। ऐसे ही टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो आपको मोबाइल फोन देती है, डायरेक्ट दुकान पर आपके सिम आ जाती है, सिम से आप सीधे काम करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधे कॉल सेंटर को कांटेक्ट करते हैं। या एयरटेल के जैसे स्टोर्स बने हुए हैं, वोडाफोन आइडिया के स्टोर्स बने हुए हैं, तो उन स्टोर्स पे जाकर के आप ऑपरेट करते हैं। So there is a direct relationship between the company, the producer of the goods or services, and the consumer, the ultimate consumer. बीच में कोई कस्टमर वाली लिंक नहीं है होलसेलर रिटेलर। ठीक, इनडायरेक्ट चैनल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के। कुछ जगहों पर जैसे मैंने बताया, प्रोड्यूसर्स रिटेलर्स को सामान बेचते हैं और रिटेलर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को सामान बेचते हैं। क्या कोई मुझे ऐसा एग्जांपल दे सकता है जिसमें प्रोड्यूसर सीधे रिटेलर को सामान बेच रहा हो और रिटेलर कंज्यूमर को सामान बेच रहा हो? कोई ऐसा एग्जांपल मुझे दे सकता है? सो प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कोई मेरे को ऐसा एग्जांपल दे सकता है जिसमें प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर सीधे रिटेलर को सामान बेच रहा हो और रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा हो, बीच में होलसेलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं?
सर एक फार्मर सीधा रिटेलर को बेचता है और रिटेलर सीधा कंज्यूमर को। कहां पर ऐसा होता है? कोई कुछ एग्जांपल दीजिए, कोई प्रोडक्ट ऐसा है? कुछ केसेस सर, जैसे अगर आटा है तो आटा वो सीधा उसको देता है, फार्मर सीधा रिटेलर को देता है और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। नहीं, आटे में ऐसा नहीं है। आटे का प्रोसेस तो प्रोड्यूसर से प्रोसेसर के पास जाता है, सर हीट गोल्ड या प्रोड्यूस फिर होता कोई है। ऐसी सर गोल्ड या फिर कुछ ऐसी चीज है? हाँ, एग्जांपल ठीक से दो, पूरा एग्जांपल दो। सर एक्सपेंसिव मटेरियल्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड्स। हाँ, गोल्ड एंड डायमंड्स कैसे होते हैं, प्रोड्यूस कहां होते हैं? माइनिंग से प्रोड्यूस होते हैं, राइट? वहां से रिफाइन होने के लिए जाते हैं। सीधा गोल्ड जो मैन्युफैक्चर्ड है, जो निकलता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। इट गोज फॉर रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बाद गोल्ड की भी होलसेल मार्केट होती है। डू यू नो दैट? गोल्ड की होलसेल मार्केट होती है, डायमंड की होलसेल मार्केट होती है। बॉम्बे जाइए, अहमदाबाद जाइए, सूरत जाइए, यू विल फाइंड द होलसेल मार्केट्स। वहां से खरीदता है पूरा इंडिया, पूरा इंडिया वहां से प्रोक्योर करता है। सूरत तो हब है जहां पर डायमंड्स क्लीन होते हैं और रिफाइन होते हैं, बनते हैं, प्रोसेस होते हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट डायमंड निकलता है वो सेलेबल नहीं होता। मैं बताता हूं, मदर डेयरी का दूध सीधे प्रोडक्शन प्लांट से ट्रैक्टर, उसके उसमें क्या नाम है, ट्रक्स में जो टैंकर्स लगे होते हैं उसमें भर करके ला करके सीधे रिटेल आउटलेट पर या तो पंप किया जाता है, या फिर वो जो पैकेट्स पैक्ड होते हैं वो सीधे आपके पास आते हैं। आपके घर के पास जो दुकान होती है, रिटेलर होता है, उसके पास ला करके वो छोड़ देते। दूध का ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्रेड, आपको लगता है ब्रेड होलसेलिंग होती है? ब्रेड में अगर आप दूध में चैनल इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और ब्रेड और दूध खराब हो जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर प्रोड्यूसर ब्रेड, दूध जैसे पेरिशेबल आइटम्स को अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा करेगा उसका, प्रोड्यूसर बीच में होलसेलर डाल दिया, होलसेलर बैठा हुआ है, रिटेलर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, और टाइम वेस्ट होगा, जिससे ब्रेड खराब हो जाएगी और दूध खराब हो जाएगा। दूध 24 घंटे में खराब हो जाता है, ब्रेड 7 दिन में खराब हो जाती है। और वैसे भी ब्रेड की शेल्फ लाइफ 7 दिन होती है, क्योंकि वो बिकती यूजुअली 3 से 4 दिन बाद है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्यूसर पेरिशेबल आइटम्स को कंज्यूमर को या तो डायरेक्टली बेचे या वाया रिटेलर बेचे। होलसेलर अगर इन्वॉल्व होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और होलसेलर्स जो हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन शहर के एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, रिटेलर्स स्प्रेड आउट होते हैं पूरे शहर में। रिटेलर्स पूरे शहर में छोटे छोटे आउटलेट पूरे शहर में होंगे। होलसेलर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। सब्जियों के लिए मंडियां कॉन्सेंट्रेटेड है, दिल्ली में 3 मंडियां हैं, वो 3 मंडियों में कॉन्सेंट्रेटेड है होलसेलर्स। ऐसे ही अगर आप सदर बाजार, चावड़ी बाजार जाएंगे तो वहां पर होलसेलर्स कॉन्सेंट्रेटेड है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। कुलबंगश एक जगह है, वहां जाएंगे तो एक दूसरे तरीके के क्रॉकरी और इस तरीके के किचन सेट वगैरह के लिए आप वहां जाइए, वहां पर होलसेलर्स मिलेंगे। लेकिन रिटेलर्स आपको हर जगह मिलेंगे। मालवीय नगर जाकर के अगर आप होलसेलर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बर्तन, कपड़े, जूते, इस तरीके की चीजों के लिए आपको जरूरी नहीं है कि वो मिले। अच्छा, डायरेक्ट चैनल का एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको, जिसमें प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बाल काटने वाला अब तो घरों में आने लगे हैं। यू मस्ट हैव सीन कंपनी करके एक ऐप आता है, उसमें आदमी आपके घर आकर के आपके बाल काट के जाता है। तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली सर्विस देता है कंज्यूमर को। अगर आप किसी की दुकान में जाकर के भी बाल कटवाते हैं तो वहां पर भी जो है आपको ऐसे ही जो है रिपेयर करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर होता है, मोबाइल रिपेयर होता है, लैपटॉप रिपेयर होता है, ये अपनी सर्विसेज डायरेक्टली देते हैं। ठीक है? तो इसमें किसी तरीके का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई रिटेलर बैठा हुआ नहीं होता। ठीक है? तो ये एक इनडायरेक्ट चैनल
वन था जिसमें प्रोड्यूसर सेल्स टू रिटेलर्स एंड रिटेलर्स प्रोवाइड दोज सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर आते हैं। अभी हम लोगों ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सोची थी कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की लाइफ कम होती है, इसलिए उसमें ज्यादा चैनल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनकी भी लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स जो होते हैं, वो मंडी में लाकर बेचते हैं होलसेलर को, और होलसेलर से रिटेलर। ऐसा इसलिए किया गया है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होलसेलर्स स्टॉक कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में सामान रखते हैं, और ऑफ सीजन के वक्त या जिस वक्त एक क्रॉप खत्म होकर दूसरी क्रॉप उगने के बीच के टाइम जो होता है, उस दौरान उसको स्टोरेज कर सकते हैं। होलसेलर्स और मंडियों के पास आप ज्यादातर देखेंगे, जब आप किसी मंडी के पास जाएंगे तो बड़े बड़े गोडाउन्स, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस आसपास आपको दिखेंगे। और जनरली मंडी जो है वो कोशिश करते हैं लोग कि हाईवेज पर बनाई जाए। आप ओखला मंडी दिल्ली में देखिए, हाईवे के पास है, मथुरा रोड पर। आप आजादपुर मंडी की तरफ चले जाइए, वो जो पंजाब की तरफ जो हाईवे जाता है उस पर आजादपुर मंडी है, और उसके आसपास बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस हैं। तो ये होलसेलर्स की कैपेसिटी होती है कि वो फार्मर्स से लेकर के उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने की इंपॉर्टेंस ये है होलसेलर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स को, कुछ वेजिटेबल्स को स्टोर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आलू और प्याज दो ऐसी फसलें हैं जो पेरेनियल आप साल भर उगाते हैं और साल भर बेचते हैं और साल भर कंजम्पशन होता है। आलू और प्याज ऐसे दो प्रोडक्ट्स हैं जिनका कमर्शियल यूज भी बहुत ज्यादा है। मैकडॉनल्ड्स चले जाइए, पोटैटो चिप्स देख लीजिए, फ्राइज देख लीजिए, आप तमाम घरों में भी फ्राइज बनती हैं। तो आलू और प्याज की जो फसल है, ये कमर्शियल क्रॉप्स भी, नॉर्मल क्रॉप्स के अलावा। तो इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको उगाने में एक फसल खत्म होने के बाद दूसरी उगने में 1 महीने का टाइम लगता है आलू प्याज, 1 से 1.5 महीना, डिस्ट्रीब्यूशन में लाके 1.5 महीना लगा लीजिए। तो उतनी देर के लिए मार्केट में फसल कम ना हो, स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तुरंत सारा सामान बेचा नहीं जाता है, एक्स्ट्रा क्रॉप उगवाई जाती है, उसको स्टोर किया जाता है ताकि उस 1-1.5 महीना जिस दौरान किसान वापस खेत में लग करके आलू प्याज उगा रहा है, तब तक मार्केट में वो फसल बनी रहे, the supply remains in market. That is why there is a role of wholesaler. Retailers के पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती, छोटी शॉप होती है, छोटी लोकेलिटी में ऑपरेट करते हैं, छोटे स्केल पर, इसलिए होलसेलर के बराबर की इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाते। तो अगर गोडाउन को किराए पर कुछ सामान जमा करवाना है, कुछ करना है, तो ये होलसेलर कर पाता है, रिटेलर नहीं कर पाता। होलसेलर रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू रिटेलर्स। इसलिए मंडियों में, सब्जी में होलसेलर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ब्रेड वगैरह, दूध जो है, कोई फायदा नहीं है इनको 1 हफ्ते से ज्यादा रखने का। दूध 2 दिन में खराब हो जाता है, 24 घंटे में हो जाता है अगर गर्मियां आए तो, और ब्रेड 7 दिन में खराब हो जाएगी। आप कोल्ड स्टोरेज में रख लीजिए, 15 दिन बाद निकालेंगे, उस पर लिखा वही रहेगा, एक्सपायर्ड, विद एक्सपायरी डेट लिखी होती है उस पर, वो खराब हो जाती है। तो इसलिए जो है ब्रेड वगैरह में चैनल इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया, व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स, व्हाई ए पर्टिकुलर चैनल इज बीइंग यूज्ड, क्यों एक तरीके का डायरेक्ट चैनल या एक तरीके का इनडायरेक्ट चैनल यूज हो रहा है? इतना समझ में आया? यस सर। ओके, होलसेलर्स को मैं आज इंट्रोड्यूस कर देता हूं और नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। होलसेलर्स, मैंने जैसे भी पहले भी बताया, इसको मिडिलमैन बोलते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, क्योंकि बीच में खड़े होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में खड़े होते हैं। दे आर कस्टमर्स। प्रोडक्ट को खरीद के यहां से दूसरी जगह फॉरवर्ड कर देना, इसको कस्टमर बोलते हैं। कंज्यूमर वो जो उस प्रोडक्ट को यूज करके उसकी यूटिलिटी खत्म करते हैं। तो ये बीच में खड़े हैं और ये बल्क में क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी में और स्मॉलर क्वांटिटी में बेचते हैं। और ये किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को। ये खरीदते किससे हैं? प्रोड्यूसर्स से, राइट? और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो होलसेलर्स होते हैं वो जनरली बहुत लिमिटेड वैरायटी ऑफ आइटम्स में डील करते हैं। लिमिटेड वैरायटी का मतलब, जैसे आप अपने एरिया की किसी दुकान या किसी सुपरमार्केट में जाएंगे तो आपको फूड ग्रेन्स भी मिलेंगे, स्टेशनरी भी मिल जाएगी, कुछ और छोटा मोटा सामान भी मिल जाएगा, हेल्थ हाइजीन का सामान भी मिल जाएगा,
सब कुछ मिल जाता है। जो होलसेलर्स होते हैं ये इतनी वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं रखते। जो सब्जियों में होलसेलिंग में डील करता है वो मंडी ही जाएगा, वहां सब्जियां खरीद के सब्जियां बेचेगा होलसेलिंग में। वो परचून की दुकान का सामान नहीं रखेगा, टूथपेस्ट नहीं रखेगा, ब्रश नहीं रखेगा। इस तरीके का सामान खरीदने वाले, ओरल हाइजीन वाले या हेल्थ हाइजीन वाले या कुछ और तरीके की हाइजीन वाला जो सुपरमार्केट, जो होलसेल मार्केट है, वो अलग जगह पर होगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट्स होती हैं इनकी। हमको सबको इतनी जानकारी नहीं है, रिटेलर से पूछिए, वो आपको बताएगा कि लोहे के सामान की मार्केट दिल्ली में कहां है। तो वजीरपुर के आसपास कहीं मिलता है लोहे का सामान। मायापुरी जाइए, वहां पर पुरानी कारें तोड़ करके उसका सामान निकाल लिया जाता है। बहुत बड़ी इनफॉर्मल कार्स की मार्केट है। अगर आपकी कार का कोई हेडलाइट टूट गई है, कुछ टूट गई है, तो नई लगाने की बजाय कई लोग रेकमेंड करते हैं कि वहां एक्सीडेंटल कार्स जाती हैं, अच्छा खासा एक आपको लाइट मिल जाएगी, 5,000 की नई लाइट की बजाय 1,000 रुपए में लगवा लीजिए। तो आप मायापुरी जाइए, आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके की जो होलसेलिंग की डीलिंग होती है, होलसेलर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एक जगह पर, और उस जगह पर एक पर्टिकुलर तरीके की वैरायटी का प्रोडक्ट होता है। किसी भी तरीके से कपड़े की मार्केट अलग होगी, पेपर की मार्केट अलग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट अलग होगी, अप्लायंसेस की मार्केट अलग होगी। तो इस तरह से जो है आप होलसेलर्स को देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर्स और क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे मॉडल वर्क करता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो जिस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सिमिलर मटेरियल आपकी बुक में भी है। कुछ चीजें इसमें ज्यादा अपडेटेड है, ये थोड़ा ज्यादा नया वर्जन है। बुक काफी पुरानी है, रीप्रिंट भी नहीं हुई है, इसलिए मैं इसमें से पढ़ा रहा हूं। ये मैं अभी गूगल क्लासरूम में क्लास के बाद अवेलेबल करा दूंगा आपको। ठीक है, तो इस टॉपिक को फिर हम नेक्स्ट क्लास में